अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू डेंटल बॉक्स। इस वीडियो में मैंने जो सेकंड पेज था उसके मोस्टली टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें से ट्रिस्मस डिस्कस हो चुका है, इम्पैक्शंस, ओरोएंटरल फिस्टुला, ऑब्टरेटर्स, कॉज ऑफ फेलियर ऑफ टूथ एरप्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टाइप ऑफ डायबिटीज़, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड सूचर्स। ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप गिविंग मी योर फीडबैक्स। जज़ाकल्लाह। कि अगला हमारा टॉपिक आता है क्रिसमस। क्रिसमस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्रिसमस एक्चुअल में होता क्या है लेमैन टर्म में। जब पेशेंट आता है तो वो ये कहते हैं कि मेरा मुंह पूरा नहीं खुल रहा, जितना पहले खुला था उतना मुंह मेरा नहीं खुल रहा, मुझे बहुत पेन हो रही है, ठीक है। इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं आपके पास, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रिसमस को लॉक जॉ, ठीक है। जॉ लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और रिड्यूस्ड ओपनिंग होती है, देन नॉर्मल रिड्यूस्ड ओपनिंग, ठीक है। नॉर्मल ओपनिंग हमारे पास 35 mm वाइड हमारा मुंह जो है ना वो ओपन होता है, ये हमारे पास नॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है। अब वो पेशेंट इस कंप्लेंट से आया कि मुंह नहीं खुल रहा और जितना पहले खुलता था और पेन भी हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें चल जाएगा ट्रिस्मस है। अब इसका कॉजेज़ हम देख लेंगे क्या क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है। अब एक और बात है, जो लॉक जो है ना वो हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ भी है जो कि हमारे पास होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से, वो भी लॉक जॉ कॉज करते हैं। उसमें क्या होता है कि मसल स्टिफनेस होती है, पर वो कहीं और स्पैज़म वो कहीं भी होता है बॉडी में। जब लॉक जॉ जो ट्रिस्मस है वो हमारे पास सिर्फ TMJ वाले एरिया में होता है, मतलब माउथ में होता है कि ओपनिंग नहीं हो रही होती सही में, मुंह नहीं खुल रहा होता, ठीक है। मुंह ओरल कैविटी से रिलेटेड होता है। जो दूसरा लॉक जो होता है ना वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइस, उसको भी हम लॉक जॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है एग्जामिनर आपको इस तरह से कंफ्यूज करे। उसमें इसकी वैक्सीन हमारे पास भी होती है और इसमें क्या होता है कि मसल स्टिफनेस हो जाती है और ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मसल स्टिफनेस होती है और स्पेज़म होता है एनीवेयर इन बॉडी, ठीक है। जबकि ट्रिस्मस जो है ये सिर्फ लिमिटेड हमारे माउथ के एरिया के लिए, ठीक है। लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है इसमें। तो ये आपने ज़रा डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि होता क्यों है। खुद से देख लें कि मुंह नहीं खुल रहा तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। पहला तो शायद TMJ का कोई मसला हो, ठीक है। TMJ का कोई इशू हो सकता है उस पेशेंट को, ठीक है। कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई आर्थराइटिस हो सकता है। खुद ही से आपने इसको रिलेट करना है, आप लोग खुद ही से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है, हमने उससे पूछना है कि उसने अपना कोई डेंटल ट्रीटमेंट तो नहीं कराया, डेंटल ट्रीटमेंट रिलेटेड हो सकता है। इसमें क्या होता है कि शायद उसने अपना विजडम एक्सट्रैक्ट कराया हो या उसका विजडम में कोई मसला चल रहा हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ विजडम उसका अरप्ट हो रहा हो, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ विजडम या विजडम में कोई उसका मसला चल रहा हो, ठीक है। कोई उसने कैंसरस हो अंदर कोई पड़ा हुआ, ठीक है, या कोई ट्रॉमा हुआ हो उसको, या उसने कोई रिसेंट कोई सर्जरी करवाई हो, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी पे रहा हो वो, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले कहा शायद TMJ कोई मसला है, शायद डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है, हमने सब ये देख लेना है ना, रूल आउट करना है सबको, ठीक है। हो सकता है कि मसल ऑफ मैस्टिकेशन का स्पैज़म हो गया हो, क्योंकि मसल ऑफ मैस्टिकेशन हेल्प करते हैं ना ओपनिंग में, स्पैज़म मसल ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि जॉज के मसल में कहीं डैमेज या इंजरी हो गई हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने ये कॉजेज़ के पॉसिबल कॉजेज़ है, इसको तो हमने रूल आउट करना है। अब देख के जब हम क्लिनिकली देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पेशेंट किन सिम्टम्स से प्रेजेंट किए, तो पेशेंट तो ये कहता है कि मेरा मुंह नहीं खुल रहा जितना पहले खुलता था, पेन हो रही है, वो कहेगा मुझे पेन हो रही है, मैं च्यू नहीं कर सकता, मैं स्वॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। और अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकता, ब्रशिंग नहीं हो रही उससे, ठीक है। बाइट नहीं कर सकता किसी चीज़ को और यॉर्निंग भी नहीं सही हो रही, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स से प्रेजेंट करता है वो पेशेंट, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं कि हम लोगों ने इसको डायग्नोज कैसे करना है, हम लोग को ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। जब हमने रूल आउट कर लिया ना क्या मसला है, उसको हम डायग्नोज करना है, हम लोगों ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करनी है, हम लोगों ने देखना है कोई ओरल कैंसर तो नहीं है अंदर, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, ठीक है। सारी डेंटिशन चेक करनी है हमने उसकी, ठीक है। और थर्ड मोलर की एरिया अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। हमने उसकी ओपनिंग को मेजर करना है, ओपनिंग को मेजर करना है कि वो नॉर्मल है, ठीक है। और हमने उससे हिस्ट्री लेने को, उसकी सर्जरी तो नहीं हुई रिसेंट, या कोई रेडिएशन थेरेपी तो नहीं उसने करवाई रिसेंटली, ठीक है। सारी हमने उसकी हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ना अपने डायग्नोसिस करनी है और अपने पहुँचना है कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस तक कि क्या मसला है उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनको ट्रीट कैसे करते हैं।
ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मेडिकेशंस में उसको क्या देंगे, मसल्स का मसला होता है क्योंकि इसीलिए उसका मुंह पूरा नहीं खुल रहा, हम लोगों ने मसल रिलैक्सेंट अपने इसमें डालने हैं, ठीक है। पेन है पेशेंट को, हम लोगों ने एनाल्जेसिक्स डालने हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देने हैं हमने उसको, इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसको फिज़िकल थेरेपी बतानी है, एक्सरसाइज बतानी है हमने उसको, ठीक है। फिज़िकल थेरेपी ताकि मसाज करे जॉ स्ट्रेचिंग की, ठीक है। हमने उसको सॉफ्ट डाइट पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। बस हम लोगों ने उसको थोड़ी सी एहतियात बतानी है और ये सब चीज़ें उसकी उसमें डाल देनी है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर क्रिसमस। अच्छा, अगला उन्होंने पूछा है कि इम्पैक्शंस के बारे में। इम्पैक्शंस के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने तीनों इम्पैक्शंस की क्लासिफिकेशंस में बहुत डिटेल से बताई हुई है, तो आप काइंडली अगर बहुत डिटेल में देखना है तो उसको भी एक बार देख लें, ठीक है। अभी हम बिल्कुल सरसरी से बताती हूँ कि इम्पैक्शन इज़ टूथ इन विच टूथ फेल्स टू इरप्ट इन द डेंटल आर्च विद एन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। मोस्टली अब दांत देख लें तो कौन कौन से इम्पैक्टेड होते हैं हमारे पास, थर्ड मोलर्स होते हैं, ये तो हमें पता है। तो मोस्टली जो कॉमनली हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं उसमें थर्ड मोलर इम्पैक्टेड होते हैं, ठीक है। ये मैक्सिलरी और मैंडिबल दोनों में होते हैं, ठीक है। फिर मैक्सिलरी का केनाइन इम्पैक्टेड होता है, ठीक है, ये भी केस कॉमन है। फिर मैंडिबुलर का प्री मोलर, ठीक है। ये तीनों आप लोगों ने देख लेने हैं, ये तीनों जो है ना मोस्टली इम्पैक्टेड दांत होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब कॉजेज़ इनके देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कॉजेज़ क्या हैं इसके, हमारे पास लोकल कॉज होता है या सिस्टमिक कॉज होता है, लोकल और सिस्टमिक, ठीक है। अब लोकल में देखें क्या हो सकता है, खुद ही से बता देते हैं हम लोग। एक मिनट, इधर हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ ऑफ टूथ इम्पैक्शन, ठीक है। लोकल कॉजेज़ में क्या आएगा, उस जगह स्पेसिफिक जगह पे जो कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो हो सकता है शायद वहाँ पे स्पेस ना हो, लैक ऑफ स्पेस, शायद जो साथ वाला दांत उस प्रेशर डाल रहा हो, ठीक है, इसीलिए प्रेशर ऑफ एडजेसेंट टूथ, ठीक है। प्राइमरी टीथ की रिटेंशन हो, इसलिए रिटेंशन ऑफ प्राइमरी टीथ, ठीक है। जो बोन है वो बहुत, बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, डेंसिटी ऑफ इंक्रीज डेंसिटी ऑफ ओवरलाइंग बोन, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो गए हों कोई बोन के अंदर, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन बोन, ठीक है। सारे लोकल फैक्टर्स हमारे पास हैं, ठीक है। लोकल कॉजेज़ हैं, सिस्टमिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। सिस्टमिक कॉजेज़ में क्या आ जाएगा, हो सकता है कोई प्री नेटल भी हो सकते हैं ये सिस्टमिक कॉजेज़, और पोस्ट नेटल भी होते हैं, ठीक है। प्री नेटल और पोस्ट नेटल, ठीक है। प्री नेटल में हो सकता है कि हेरिडिटरी कॉज होता है, ठीक है। पोस्ट नेटल में हो सकता है कि एनीमिया हो गया हो, एनीमिया की वजह से, ठीक है। टीबी, रिकेट्स, ठीक है, ये डिजीज़ है। एंडोक्राइन डिसफंक्शन हो सकता है सिस्टमिक डिसऑर्डर में, एंडोक्राइन डिसफंक्शन आ जाता है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट और थायराइड डिसऑस्टोसिस के पेशेंट्स में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे कॉजेज़ में आ जाती हैं। बाकी डिटेल वीडियो फिर आप वो देख लें अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है तो। ओरोएंटल फिस्टुला के टॉपिक की तरफ, इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली ओरोएंटल फिस्टुला इज़, व्हाट आर द कॉजेज़, हाउ टू डायग्नोज इट, व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड हाउ टू मैनेज दिस, ठीक है। ओरोएंटल फिस्टुला एक्चुअल में क्या होता है, इसका जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, ओरोएंट्रल, देयर इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड द एंट्रल कैविटीज़, ठीक है। ओरल कैविटी एंड द मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। इसके हम डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले क्या है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जब ये आपका इंटरव्यू है या कहीं भी वाइवा है, आपने कभी भी कोई डेफिनेशन रटी पटी नहीं सुनानी, इस तरह से सुनानी है पेशेंट उसको, इंटरव्यूअर को, या जो आपका वाइवा ले रहा है, कि उसको पता चले कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से सुनानी है, ठीक है, उसको बताना है। एक इसके हम डेफिनेशन देखते हैं, ये है कि इट्स एन abnormal connection between oral and enteral cavities, ठीक है। ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई है। अगली हमारे पास है, उससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, हमें समझ भी आ जाएगी कि ओरोएंटल फिस्टुला असल में है क्या। ये एपिथेलाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद ये पैथोलॉजिकल है, ठीक है। एपिथेलाइज्ड है, पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अगली हमारे पास आती है कि इट्स एन अननेचुरल कम्युनिकेशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। हमें सारा कॉन्सेप्ट, ये एपिथेलाइज्ड होती है,
पैथोलॉजिकल है और अननेचुरल है। कम्युनिकेशन किसके दरमियान है? ओरल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस के दरमियान। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं it develops as an oroantral communication that fails to close, right? Develops as oroantral communication that fails to close spontaneously, right? It remains patent, ठीक है? It remains patent and get epithelialized, remains patent and get epithelialized. How? By the migration of the oral epithelium into the defect. By migration of oral epithelium into defect. ठीक है, ये बहुत लंबी है पर इससे सारा बता देता है कि ओरोएंटल फिस्टुला क्या है। एपिथेलाइज्ड है, क्यों? क्योंकि वो जो डिफेक्ट है वो काफ़ी देर तक जब पड़ा रहता है वहाँ रिमेन्स, काफ़ी देर तक होता है वहाँ पे ना, इट्स रिमेन पेटेंट एपिथेलाइज्ड, तो जो ओरल एपिथेलियम वहाँ माइग्रेट करते हैं डिफेक्ट में जाकर उसको एपिथेलाइज्ड कर देते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल है, अननेचुरल है। कम्युनिकेशन किसके दरमियान है? ओरल कैविटी और मैक्सिलरी साइनस के दरमियान। ठीक है, ये हमें सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है इससे ही। देख लेते हैं इसके कॉजेज़, क्या क्या पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं ओरोएंटल फिस्टुला के। हो सकता है कि ट्यूमर हो उस एरिया पे, उसको हम लोगों ने रिसेक्ट किया हो। ठीक है, सिस्ट हो कोई, ठीक है, ट्रॉमा हो गया हो, या एक्सट्रैक्शन हुई हो किसी मैक्सिलरी में किसी पोस्टीरियर टीथ की, मैक्सिलरी पोस्टीरियर टीथ। ठीक है, ये इसके कॉजेज़ हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या आता है? साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, एक तो फ्लूइड और फूड का रिफ्लक्स होता है, फ्लूइड और फूड का रिफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, इनटू द नोज़ में या माउथ में। ठीक है, उसको अनप्लेजेंट टेस्ट आता है। ठीक है, अनप्लेजेंट टेस्ट की पेशेंट कहता है कि कंप्लेन करता है। ठीक है, और अगर तो वो टोबैको च्यूअर है तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, उसको डिफ़िकल्टी इन टोबैको या स्मोकिंग वगैरह में। ठीक है, और एयर की लीकेज भी होती है, लीकेज ऑफ एयर। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट हमें आके कहते हैं कि हमें ये मसला है। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए, कॉजेज़ हो गए। अब देखते हैं हम इसको मैनेज कैसे करना होता है, डायग्नोज कैसे करना होता है। ओरोएंटल फिस्टुला की हम देख लेते हैं कि इसको हम डायग्नोसिस इसकी हमने कैसे करनी है। ठीक है, डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग करते हैं नोज़ ब्लोइंग टेस्ट करते हैं। ठीक है, नोज़ ब्लोइंग टेस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वाल्सल्वा मैन्योवर भी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने रेडियोग्राफ लेना है। ठीक है, और इतना स्टडी करने के लिए कि क्या क्या मसला है। अगर तो एक्सट्रैक्शन हुई है तो हमने देखना है कि जो दांत एक्सट्रैक्ट हुआ था वो पूरा निकला है या उसके साथ कोई छोटा सा बोन का हिस्सा लगा हुआ है। ठीक है, एग्जामिन करना है हमें उस दांत को। ठीक है, एग्जामिन टूथ जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, अगर तो बोन का हिस्सा लगा हुआ उसका मतलब है कि उस यही कॉज है उसका। ठीक है, अब उसको हमने मैनेज कैसे करना है, डायग्नोसिस तो इन चीज़ों से हम करते हैं। अब उसको देखना है मैनेजमेंट कैसे करनी है हम लोगों ने। अच्छा, अगर तो हमारे पास ना जो ओरोएंटल फिस्टुला है उसका साइज़ लेस देन, दो फैक्टर्स देखने हैं हम लोगों ने। अगर साइज़ इज़ लेस देन 2 mm, ठीक है, 2 mm साइज़ कम है, 2 mm है या इससे कम है, ठीक है, हमने कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करना, नो सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, हम लोगों ने ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट सही से बन जाए। ठीक है, ब्लड क्लॉट को हमने वो करना है कि वहाँ पे सही से बन जाए, और पेशेंट को साइनस प्रिकॉशंस देनी है। ठीक है, साइनस प्रिकॉशंस देनी है। ठीक है, मैनेजमेंट हम इसकी देख लेते हैं, हमने ओरोएंटल फिस्टुला को कैसे मैनेज करना है। इस मैनेजमेंट डिपेंड दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो साइज़ पे डिपेंड करती है और एक डिपेंड करती है प्री ऑपरेटिव कंडीशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, अब साइजेस हमारे पास 2 mm हो सकता है या इससे कम हो सकता है। ठीक है, 2 to 6 mm हो सकता है, 2 to 6 mm के दरमियान हो सकता है, या 7 mm हो सकता है, या इससे लार्ज हो सकता है। ठीक है, ये फैक्टर्स हमारे साइजेस हो सकते हैं। अब 2 mm अगर है और इससे कम है तो हम लोगों ने कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना, नो सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हम लोगों ने नहीं करना है। हम लोगों ने वहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों ने ब्लड क्लॉट को मेंटेन कराना है, क्लॉट को मेंटेन कराना है। ठीक है, और पेशेंट को साइनस प्रिकॉशंस देनी है, साइनस प्रिकॉशंस देनी है। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास 2 to 6 mm का है साइज़, ये है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ब्लड क्लॉट को मेंटेन करवा के फिगर ऑफ 8 का वहाँ सूचर लगाना है। ठीक है, ताकि वो ब्लड क्लॉट जगह पे ही रहे। साइनस प्रिकॉशंस देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, नेजल डिकंजेस्टेंट्स देनी है। ठीक है,
क्लॉट को मेंटेन कराना है। मेंटेन कराने के बाद फिगर ऑफ 8 का सूचर देना है, फिगर ऑफ 8 का सूचर देना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने साइनस प्रिकॉशंस देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है और नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स देने हैं, ठीक है। हमारे पास रह गया कि अगर 7 mm लार्ज तो हमने इसको कैसे मैनेज करना है। 7 mm और लार्ज साइज़ हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम इसको रिपेयर करना है फ्लैप प्रोसीजर के साथ, ठीक है। फ्लैप कौन सा होगा? बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप, ठीक है। और बाकी वो चीज़ें हमने उसको ड्रग्स देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, हम लोगों ने उसको नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स देने हैं और साइनस प्रिकॉशंस देनी है। साइनस प्रिकॉशंस हम तकरीबन तीनों में ही देंगे, तो हम देख लेते हैं साइनस प्रिकॉशंस होता क्या है, कौन कौन सी साइनस प्रिकॉशंस। साइनस प्रिकॉशंस है कि हम लोगों ने पेशेंट से कहना है कि उसने स्ट्रॉ से कुछ नहीं लेना, ठीक है। बड़ा मुँह खोल के कुछ नहीं करना, ठीक है। मतलब यॉर्निंग वगैरह हो तो आराम से लिमिटेड माउथ ओपनिंग ही रखे, सिगरेट वगैरह लेनी। हम लोग साइनस प्रिकॉशंस यहाँ देख लेते हैं एक दफ़ा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो स्ट्रॉ से कुछ नहीं लेना, स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करना, वाइड माउथ ओपनिंग को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। सिगरेट्स वगैरह नहीं लेनी, ठीक है। जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको नहीं यूज़ करना, ठीक है। स्विमिंग नहीं करनी, ठीक है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी, ठीक है। और अपने जो है दांतों को साफ़ कर ब्रशिंग करते उसे नहीं छोड़नी, ठीक है। रिंस करना है 3 मिनट के लिए, उसने रिंस करना है फॉर 3 टाइम्स डेली, ठीक है। ब्रशिंग रखनी है अपनी अच्छी सी, ठीक है। और लिक्विड और सॉफ्ट डाइट पे आ जाना है, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट पे आ जाना है। हमारी साइनस प्रिकॉशंस हमें हर ओरो एंट्रल फिस्टुला के पेशेंट को देनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्चुरेटर्स की। ऑब्चुरेटर्स क्या होते हैं? ऑब्चुरेटर प्रोस्थेसिस की ही एक टाइप होती है, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने कोई भी कंजेनिटल या एक्वायर्ड टिश्यू एरिया को क्लोज करने के लिए, ठीक है। अब वो चाहे हार्ड पैलेट हो जो कि कंजेनिटल या कोई एल्वुलर स्ट्रक्चर का मसला हो, ठीक है, वहाँ पे हमने उसको बंद करना हो तो हम इसके लिए ऑब्चुरेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्चुरेटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है, हम उसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होती हैं ऑब्चुरेटर की टाइप्स, 3 टाइप्स इसकी होती हैं। पहली वाली होती है सर्जिकल ऑब्चुरेटर, SUR सर्जिकल ऑब्चुरेटर, ठीक है। फिर बस आ जाता है टेम्परेरी और ट्रांजिशनल ऑब्चुरेटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेटिव ऑब्चुरेटर्स, ठीक है। अब जो सर्जिकल ऑब्चुरेटर्स हैं ना, जब सर्जरी हुई है ना उसके फ़ौरन बाद हम ये लगा देते हैं, ये इसको हम इमीडिएट ऑब्चुरेटर्स भी कहते हैं। सर्जिकल में फिर आगे 2 आ जाते हैं, एक इमीडिएट आ जाता है और एक आ जाता है डिलेड, ठीक है। सर्जिकल ऑब्चुरेटर हम फ़ौरन सर्जरी के बाद लगाते हैं, जो इमीडिएट ऑब्चुरेटर उसी वक्त ही लगाते हैं, फिर 6 to 10 डेज़ के बाद हम लोग ये डिलेड वाला लगाते हैं, ठीक है। ये लग गया, उसके बाद हम लोग क्या करना है कि इसको उतार देना है सर्जिकल को, उसको हमने रिप्लेस कर देना ट्रांजिशनल और टेम्परेरी के साथ, ठीक है। ये लगता है 10 डेज़ के बाद, आफ्टर 10 डेज़, ठीक है, ट्रांजिशन लग जाता है। उसके बाद फिर 3 से 4 महीने तक ये लगा रहता है, उसके बाद फिर हम लोग लगाते हैं 3 to 4 मंथ, मतलब 6 से 10 दिन तक ये लगे, 10 दिन के बाद ट्रांजिशनल लगता है, फिर हम लोग लगाते हैं डेफिनेटिव 3 से 4 मंथ तक, ठीक है, 3 से 4 महीने तक ये लगाते हैं, ठीक है। ये सारा है ऑब्चुरेटर्स की, इतनी बेसिक सी वो पूछेंगे, बाकी तो इसकी बहुत डिटेल तो बहुत है कि क्या फंक्शंस हैं इनके और कैसे रिटेंशन आती है, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसकी बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ टूथ एरप्शन। ये भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, सिस्टमिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जल्द से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हो सकता है कि जो बोन की डेंसिटी बहुत थिक हो, ठीक है, इसलिए अब जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पैक्शंस में भी, ठीक है। हो सकता है कि बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जो प्राइमरी टीथ हैं वो रिटेन हुए हों या वो ऑब्स्ट्रक्शन दे रहे हों, ठीक है। डेंटल आर्च में इनसफिशिएंट स्पेस हो, स्पेस का मसला हो डेंटल आर्च में, स्पेस इन डेंटल आर्च, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी हो, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, कैसे टूथ एनकाइलोज्ड होता है बोन के साथ, ठीक है। या कोई सिंड्रोमिक हेरिडिटरी या कोई सिंड्रोम हो सकता है, जैसे क्लाइडोक्राइन डिस्प्लेजिया में बहुत होता है कि एरप्शन नहीं होती, क्लाइडोक्राइन
क्रैनियल डिस्प्लेसिया, ठीक है, को मतलब कोई भी सिंड्रोम हो सकता है ना, सिंड्रोम इसका कॉज हो सकता है या हेरिडिटरी कोई कॉज हो सकता है, ठीक है। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो बस आप मेजर से इतने से याद कर लें। अच्छा, यहाँ उन्होंने पूछा हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। ये मैस्लो के जो हायरार्की ट्रायंगल उसमें हम देखा होगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेकंड नंबर पे आता है। ऊपर से देखें, अच्छे देखें तो यहाँ पास फोर्थ नंबर पे आता है, फिफ्थ नंबर पे आता है, सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट वेयर एक्चुअलाइजेशन ऑफ फुल पर्सनल पोटेंशियल इज अचीव्ड which occur usually after basic bodily and ego needs have been fulfilled। अब इसका देखा जाए तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम इससे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। जिस तरह हम पैशन, जिस तरह से होता है ना कि हम एक चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट होते हैं, हमारा कोई पैशन होता है, हम उसको करते ही करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं है कि उससे हमें कोई वैसे कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, हम लोगों को अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं उससे हम, ठीक है। उससे हमारी हैप्पीनेस उससे रिलेट हुई भी होती है, अपने हम लोग सारे जो फुलफ़िल करते हैं अपना सारा जो हमारा शौक़ होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मेरे पास म्यूजिशियन है, उसको शौक, एक बंदा है उसको म्यूजिशियन बनने का शौक़ है, वो म्यूज़िक गाएगा ही गाएगा, ठीक है, जो मर्ज़ी हो। उसको ये नहीं देखेगा मुझे इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। एक पेंटर है, वो पेंटिंग करेगा, उसका शौक़ है, उसका पैशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो अपनी इससे अचीव करेगा। उसको ये नहीं है कि मुझे कितना नुकसान है, मेरा टाइम जा रहा है, क्या वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेगा, अपने पैशन को पूरा करेगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़। आई होप कि थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थोड़ा मुश्किल टर्म्स है समझाने में ये, तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया है, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस की टाइप्स क्या होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 डायबिटीज़, राइट। फिर बस आ जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ में बस आता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास LADA लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्टहुड आ जाता है। बस आ जाता है NDA न्यूनेटल डायबिटीज़ मेलाइटिस पे बस आ जाता है प्री डायबिटिक एक कंडीशन होती है, ठीक है, प्री डायबिटिक कंडीशन ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। ये हमारे पास सारे टाइप्स हैं। टाइप 1 मोस्टली जो पूछते हैं वो टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल या प्री डायबिटिक, ये पूछते हैं। बाकी इनका आपको पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी इससे स्टैंड्स मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, इसमें न्यूनेटल डायबिटीज़ आ जाता है, और यहाँ पास आ जाता है लेटेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट, ठीक है। ये सारी टाइप्स हम पहले सिर्फ टाइप 1 को डिस्कस करें। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे पास इसमें ना, इसको हम ऑटोइम्यून भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डायबिटीज़ डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें जो पेनक्रियास के बीटा सेल्स हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें क्या होता है कि जो है ना हमारी बॉडी का रिस्पांस, इंसुलिन तो उसमें से प्रोड्यूस हो रही होती है, पर हमारी बॉडी का रिस्पांस उसके अगेंस्ट बहुत रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ठीक है। तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती रहती है, तो हमारी बॉडी कोई एक्शन ही नहीं करती, और इस तरह से वो शुगर बिल्डअप होती रहती है, ठीक है। उसके पास आ जाए तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसमें भी ये होता है कि सिर्फ गेस्टेशन पीरियड में वो रहती है, और उसका इफेक्ट बेबी पे होता है कि जिन मदर्स को होती है तो चांसेस होते हैं कि उन बच्चों को बाद में डायबिटीज़ होने के, ठीक है। और जो प्री डायबिटिक है उसमें ये होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है इंक्रीज़ तो होता है, बट हम डिटेक्ट इतने लेवल पर इंक्रीज़ नहीं, उनको डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। वो प्री डायबिटिक कंडीशन आ जाती है बस, ठीक है। बाकी सब आपने सिर्फ देख लेना है। इसके हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में बस आ जाता है ये जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है, रेटिनोपैथी, ठीक है। फिर बस आ जाता है नेफ्रोपैथी, ठीक है, जो कि इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं, और ये किडनी डिजीज़ है, ठीक है। फिर बस आ जाते हैं नर्व डिजीज़, जो नर्व्स पे इफेक्ट करती है, उसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी ये नर्व की है, ठीक है। फिर हमारे पास ओरल चेंजेस करता है, ये कोई ओरल चेंजेस मोस्टली पेरियोडोंटाइटिस होता है, पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती हैं ऐसे सही, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी इसी की कॉम्प्लिकेशन में आता है, ठीक है। पैथी में क्या होता है, इसका कैसे इफेक्ट होता है, इसमें होता है विजन वापस डिक्रीज, विजन कम हो जाता है, ठीक है, और ब्लाइंडनेस के चांसेस होते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब नेफ्रोपैथी में क्या होता है कि जो किडनी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, ठीक है, इस तरह से आता है तो किडनी को फेल कर देता है। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि नर्व्स को डैमेज करता है, पूरी बॉडी में ही ये ऐसे नर्व्स को डैमेज करता है, पर मोस्टली ये क्या करता है कि जो हमारी नर्व एक्सट्रीमिटीज़ पे जाके ना ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे, ठीक है, जैसे फीट्स वगैरह पे। तो इसीलिए जो हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी का हमने सुना होगा कि जो नर्व डैमेज होती है ना पेरिफेरल एरियाज में, उसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और जब उस साइड पे क्या होता है जाके जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है ना, फिर पेन होती है उस जगह पे, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, या एट टाइम्स लॉस ऑफ फीलिंग होती है। जब लॉस ऑफ फीलिंग होती है ना वहाँ पे कोई चीज़ फील नहीं होती, तो फिर पेशेंट्स को जो इंजरीज होती हैं वो पता ही नहीं चलता उनको, वो ख़राब होती रहती हैं क्योंकि उसको कुछ फीलिंग नहीं आ रही वहाँ से। तो फिर हम एम्पुटेशन पे जाते हैं वो बात, ठीक है। तो ये एम्पुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेंगे कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है क्योंकि वहाँ पे सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो जब सेंसेशन ख़त्म हो तो वहाँ पे कोई भी इंजरी हो या कोई भी ज़ख्म वगैरह हो तो वो पता ही नहीं चलता पेशेंट को कि कोई मसला हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इतना शदीद हो चुका होता है कि वो बात हमारी एम्पुटेशन तक चली जाती है, ठीक है। चेंजेस में क्या है कि ये हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है गम्स की, ठीक है, जिंजवाइटिस से बाद पेरियोडोंटाइटिस तक पहुंच जाती है, टूथ लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के पेशेंट में। हमने टाइप्स देख ली, कॉम्प्लिकेशंस पूछी थी वो देख ली। इसके कॉमन साइंस क्या होते हैं डायबिटिक पेशेंट के? ये होता है कि थर्स्ट, पेशेंट कहता है बहुत उसको प्यास लगती है, भूख बहुत लगती है, बार बार यूरिन आता है, पोलीयूरिया होता है उसको, वेट लॉस नज़र आता है, जो सिम्टम्स ये हैं, ठीक है, थर्स्ट, हंगर, पोलीयूरिया और वेट लॉस। दिस इज़ ऑल फॉर डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सूचर्स को देख लेते हैं कि सूचर्स जो तो पता है हमें कि क्या होते हैं, तो हम देखते हैं इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, कि कौन से नंबर का सूचर है, तो वो कितनी थिकनेस है, क्या डायमीटर, तो कैसे हमने देखना है। अब देखना है हम लोगों ने पहले इसको हम डायमीटर के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से हमने उसको करना है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि रिजॉर्बेबल और नॉन रिजॉर्बेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फिर हम इसको देख लेते हैं मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट, ठीक है, ताकि हमारे हर टॉपिक हमारा थोड़ा बहुत कवर हो जाए। अब डायमीटर के अकॉर्डिंग ये कि जितना बड़ा उसका साइज़ होगा ना सूचर का, उतने कम उसमें ज़ीरोज़ होंगे। उसके पैकेट पर जब हम देखते हैं ना तो हमें पता चल जाएगा कि कितना छोटा डायमीटर का सूचर है, बड़े डायमीटर का, ठीक है। जैसे हमारे पास ये हम डायमीटर के अकॉर्डिंग जब करते हैं तो हम लोगों ने देखना है जितने जो लार्ज साइज़ है ना उसमें लेस ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, जैसे 2 0, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाएगा अगर 3 0, तो ये हमारे पास 3 0 है ना, 2 0 है इसमें, तो ये बड़ा साइज़ है, 3 0 है तो इसमें ये छोटा साइज़ है, ठीक है। बस आ जाता है 4 0, ये उससे छोटा है, 5 0 ये उससे छोटा है। जितना बड़ा होगा उतने कम जीरो होंगे। इसमें 2 0 है, ये 3 0 है, ये 4 0 है, ये 5 0 है, ठीक है, और 6 0 उससे सबसे छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से नीचे आते रहेंगे, छोटे 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 होते रहेंगे। ये डायमीटर के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। ये हम जब पैकेट देखते हैं ना उसका सूचर का, तो उस पर लिखा हुआ होता है पैकेट के बाहर ना अकॉर्डिंग टू डायमीटर, ठीक है। अब देखिए आप रिजॉर्वेबल और नॉन रिजॉर्वेबल अकॉर्डिंग देख लेते हैं। रिजॉर्वेबल वो होते हैं जो कि अंदर ही रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उसको हमें निकालना नहीं पड़ता, ठीक है, रिमूव नहीं करवाना पड़ता। और जो नॉन रिजॉर्वेबल वो होते हैं कि जो रिजॉल्व नहीं होते, ये हम पेशेंट को बुलाते हैं बाद में ना उसके लगाने के सूचर्स के आपने 10 से 15 दिन बाद आके निकलवा लेंगे, ठीक है। अब रिजॉल्वेबल जो होते हैं ये मोस्टली गट से बने हुए होते हैं, कैट गट से। इसमें कैट गट होता है, इसमें क्रॉमिक कैटगट होता है और इसमें प्लेन कैटगट होता है, ठीक है। जो कैटगट है ये शीप के इंटेस्टाइन से बने हुए होते हैं, सिरोजल सर्फेस ऑफ शीप इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो हमारे पास प्लेन कैटगट है इसमें ये होता है कि ये रिजॉर्ब हो जाता है 3 to 5 डेज़ में, 3 to 5 डेज़ में ये रिजॉर्ब हो जाता है, जो कि प्लेन कैटगट होता है। जो क्रॉमिक होता है ना इसको हम ट्रीट करते हैं टैनिंग सोल्यूशन के साथ। ये थोड़ा सा एक पॉइंट याद करना है, इसको हम ट्रीट करते हैं टैनिंग सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ये रिजॉर्ब हमारे पास थे, ठीक है। उसके बाद ये तो थे ना जो हम लोगों ने मतलब सिरोजल कैटगट से सिरोजल सर्फेस से बने हुए थे। अब एक बार सिंथेटिक रिजॉर्बेबल्स भी होते हैं। सिंथेटिक में कौन से होते हैं? जो हम खुद फॉर्म बनाते हैं उससे हमारे पास आ जाते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड सूचर्स, ठीक है। ये सिंथेटिक होते हैं और रिजॉर्वेबल होते हैं, ठीक है। अब नॉन रिजॉर्वेबल हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है विनाइल, ठीक है, सिल्क, स्टेनलेस स्टील और
नायलॉन, ठीक है। ये सारे हमारे पास जो है ये नॉन रिजॉर्वेबल, इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ये नॉन रिजॉर्वेबल है हमारे पास और ये रिजॉर्वेबल है। कैटगट वाले सारे क्रोमिक कैटगट, प्लेन कैटगट, ये रिजॉर्वेबल है, और जो सिंथेटिक रिजॉर्वेबल है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड आते हैं, ठीक है। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिजॉर्वेबल नॉन रिजॉर्वेबल देख लिया। अब हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोफिलामेंट एंड पॉलीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट एंड पॉलीफिलामेंट, ठीक है। मोनोफिलामेंट में हमारे पास कौन कौन सा है? प्लेन एंड क्रोमिक कैटगट आता है, इसमें नायलॉन आता है और स्टेनलेस स्टील आता है। प्लेन एंड क्रोमिक कैटगट आता है, ठीक है। नायलॉन आता है, स्टेनलेस स्टील आता है, ठीक है। पॉलीफिलामेंट जो होते हैं ये ब्रेडेड होते हैं। पॉली है ना, मैनी, मोनो सिंगल, ब्रेडेड होते हैं। इसमें पास आ जाता है सेल का आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड आ जाता है, ठीक है। कैटगट तो अब नहीं यूज़ होता, ये इलीगल हो चुका हुआ है, बट ये इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, आप थोड़ा सा देख लें।